तो बच्चों आज तुम लोगों का स्टार्ट करते हैं। एनपीओ का ब्रीफिंग किया है कि एनपीओ में जो बहुत सारे डिफरेंट आइटम्स होते हैं उसमें बच्चों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि कौन सा किस में दिखाएंगे, रिसीट पेमेंट में जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा कि बैलेंस शीट में जाएगा। ये सारे डिफरेंट इश्यूज़ बच्चों के बहुत सारे रहते थे और उनकी इसमें बराबर एक कन्फ्यूज़न सा उनको बना रहता था। तो इस पर्पज़ से ये सीट्स बनाई हैं जो आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे और इसमें आप अच्छे से इसको समझने की कोशिश करो, क्योंकि एनपीओ से रिलेटेड जो डिफरेंट अकाउंट हेड्स और एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं उसी के बेसिस पे ये पूरा वीडियो चलने वाला है। तो इसको आप ध्यान से देखें और इसमें उन चीज़ों को जो भी डिफरेंट आइटम्स हैं उनको दिमाग में बैठा लिए तो आप अच्छे से इन सवालों को कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऊपर का पहले हेडिंग का हिसाब किताब समझ लो। ये हमने लिखे हुए हैं पर्टिकुलर्स। फिर नेक्स्ट दिया है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। दिस इज़ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, दिस इज़ रिसीट साइड एंड पेमेंट साइड। फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसमें एक्सपेंडिचर इधर होता है लेफ्ट हैंड साइड और इनकम होती है राइट हैंड साइड। इसके बाद ये बैलेंस शीट, ये तीनों ही आपकी करंट ईयर से रिलेटेड हैं। अगर कोई डिटेल ओपनिंग बैलेंस शीट में जाता है तो वो हमने रिमार्क कॉलम में उसको लिख दिया है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान से समझें और एक एक आइटम हमारे साथ देखिए। तो सबसे पहले है ओपनिंग बैलेंस कैश। तो कैश का जो ओपनिंग बैलेंस होता है ये कहाँ दिया होता है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज ए समरी ऑफ कैश बुक, सो इट इज़ रिटन ऑन द डेबिट साइड ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। डेबिट साइड क्या होता है? रिसीट्स। तो कैश कहाँ लिखोगे? ये हमारी रिसीट्स में। इसके अलावा ये अमाउंट और कहाँ जाएगी? आप बैलेंस शीट में एसेट्स, और लेकिन ये बैलेंस शीट कौन सी होगी? ये बैलेंस शीट होगी ओपनिंग बैलेंस शीट। ध्यान देना, क्योंकि आपकी ओपनिंग बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में ये अमाउंट जाएगी। ठीक इसी तरीके से जो बैंक का डेबिट दे रखा है, बैंक का डेबिट भी रिसीट पेमेंट में रिसीट्स में दिखाई पड़ेगा। और अगर ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की हमको ज़रूरत पड़ती है, ओपनिंग बैलेंस शीट आप कब बनाते हो? जब हमको कैपिटल फंड नहीं दिया होता और हमको एक कंप्लीट सवाल लगाना है। तो ओपनिंग बैलेंसेज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ आर शोन इन ओपनिंग बैलेंस शीट। तो यहाँ पे तो जो हमने डिटेल दिया है सीधे बैलेंस शीट की लायबिलिटीज़ और एसेट्स लिखा है, लेकिन अगर वो बैलेंस ओपनिंग में जाता है तो हमने उसको ओपनिंग बैलेंस शीट यहाँ पे मार्क कर दिया है। तो आप इसको ध्यान दें। तो ये बैंक का बैलेंस कैसा था? डेबिट बैलेंस था, यानी फेवरेबल था, हमारा पैसा बैंक में जमा है। लेकिन अगर ओपनिंग बैलेंस शीट में ही बैंक का बैलेंस क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट लिखा है तो इसका बैलेंस कैसा हो जाएगा? क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। और रिसीट पेमेंट में ओपनिंग में आप देखेंगे कि इसको पेमेंट में दिखाना है बाय बैलेंस बीडी करके, ठीक है। और ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओगे तो उसमें ये एज ए लायबिलिटी शो होगा, बिकॉज इट इज़ एन ओवरड्राफ्ट और क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक, सो इन द लायबिलिटी साइड ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट। तो इसकी बात हुई। फिर नेक्स्ट देखिए, फिर आता है हमारा डोनेशन। नंबर 1 पॉइंट है डोनेशन। डोनेशन हमारे दो तरीके के मिलते हैं। एक जनरल डोनेशन जिसमें और कुछ स्पेसिफिकली नहीं दिया होता। अगर स्पेसिफिकली दिया है इट मीन्स दैट द अमाउंट रिसीव्ड इन डोनेशन इज टू बी स्पेंट फॉर दैट स्पेसिफिक पर्पस ओनली। सो जनरल डोनेशन तो हमको मिलता है तो रिसीट्स में तो ऑब्वियस है इसको आना है। और रिसीट्स के बाद चूंकि ये जनरल डोनेशन है तो एज एन इनकम हमारे लिखा जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा आया स्पेसिफिक डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन भी हमको मिलता है, तो जब मिला है तो रिसीट्स, और चूंकि ये स्पेसिफिक है इसलिए इसको जनरल डोनेशन की तरीके ट्रीट नहीं कर सकते। इसको आप कहाँ लिखोगे? इसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड कैपिटल फंड में ये जा करके ऐड हो जाता है, उसमें दिखाते हैं। नेक्स्ट इंट्रेंस फी। इंट्रेंस फी हमारी ये भी हमको मिलती है। जब कोई मेंबर एडमिट करता है तो ये इंट्रेंस फी, और इंट्रेंस फी हमको रिसीव होती है। तो इनका इसमें रिसीट्स पेमेंट में रिसीट्स, और चूंकि ये कैपिटल रिसीट्स ट्रीट किया जाता है, इसको नॉर्मली इसको कैपिटल रिसीट ट्रीट किया जाता है। और कभी कभी दिया होता है कि 50% ऑफ इंट्रेंस फी इज टू बी टेकन एज रेवेन्यू, या 30% इज टू बी टेकन एज रेवेन्यू और कैपिटल, जैसा उसने बताया हो वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करोगे। और जितना वो फिर कैपिटलाइज करने को बोलेगा उतना पोर्शन लायबिलिटी में लिखोगे। अदरवाइज
जितनी अमाउंट हमको यहाँ पे इंट्रेंस फ़ी की मिली है ये एक तो रिसीट्स में होगी और फिर आप इसको कैपिटल रिसीट ट्रीट करते हुए बैलेंस शीट में लायबिलिटीज़ में दिखाते हो। फिर आ जाइए लीगेसीज़ को हमने अलग से भी डिटेल किया है। लीगेसी होती है किसी पर्सन की विल के अकॉर्डिंग, उसकी वसीयत के अकॉर्डिंग, उसकी डेथ के बाद में क्लब को या उस एनपीओ को मिलने वाली प्रॉपर्टी या अमाउंट, तो वो लीगेसीज़ की कैटेगरी में आता है। तो ये भी मिलता ही है। तो जब मिलता है तो रिसीट्स में, और चूंकि ये वन टाइम या नॉन रिकरिंग नेचर होता है तो नॉन रिकरिंग नेचर होने की वजह से इसको कैपिटल रिसीट ट्रीट करते हैं। तो जो भी कैपिटल रिसीट है वो बैलेंस शीट में हमारी लायबिलिटीज़ में आता है। फिर आइए, फिर देखिए नेक्स्ट है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये तो ऑब्वियस है, आपने इन्वेस्टमेंट सेल करोगे तो पैसे मिलेंगे, तो बैलेंस इसमें रिसीट पेमेंट में रिसीट्स में आ गया। अब अगर उन इन्वेस्टमेंट्स को सेल करने से हमको लॉस हुई, कैसे पता चलेगा कि लॉस हुई? कि हमारी उस इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू या कॉस्ट क्या थी, जो कि हमने अपनी बैलेंस शीट में एसेट्स में दिखा रखी है। तो अगर उससे कम वैल्यू पे हमने बेचा तो हमको लॉस हुआ, और अगर उससे ज़्यादा वैल्यू पे बेचा तो हमको प्रॉफिट हुआ। तो अगर लॉस है तो ऊपर देखो ध्यान से, ये एक्सपेंडिचर में आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर में दिखाओगे। और अगर हमको ज़्यादा पे बेचा है, प्रॉफिट हुए हैं, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इनकम में। इसके अलावा जो एसेट्स में आ जाइए, चूँकि इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट है, बैलेंस शीट में एसेट्स में दिखता है, तो इसमें से जितने का इन्वेस्टमेंट या पूरा इन्वेस्टमेंट अगर हमने सेल कर दिया है तो यहाँ पे जो भी उसकी कॉस्ट दी होगी बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट में होगा ना वो इन्वेस्टमेंट, तो ड्यूरिंग द ईयर उसको हमने सेल किया, तो उससे जितना भी हमने बेचा है उसको हम माइनस कर देते हैं। तो इस तरीके से नेट फिगर हमारी बैलेंस शीट में एसेट्स में आ जाती है। फिर आ जाइए सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। इसमें भी ठीक जैसे इन्वेस्टमेंट के केस में देखा था वैसे ही यहाँ पे होता है। तो कोई भी हम फिक्स्ड एसेट को अगर सेल कर रहे हैं तो अगर बुक वैल्यू से कम पे सेल किया तो लॉस, और लॉस कहाँ लिखोगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर में। और अगर हमने उसकी बुक वैल्यू से ज़्यादा में बेचा है तो हमको प्रॉफिट हुआ, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम में वो आ गया। और ठीक इसी तरीके से जितने की एसेट, जितनी बुक वैल्यू की वो फिक्स्ड एसेट सेल हुई है वो फिक्स्ड एसेट से लेस कर दी जाएगी, क्योंकि आपने बेच दिया है। तो जब बेच दिया तो एसेट तो कम करनी पड़ेगी। फिर आइए नेक्स्ट देखो, सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स। मेंबर्स से जो हमें सब्सक्रिप्शन मिलता है, जो भी हमारे ये क्लब्स हैं, ये इन्हीं की जो रिसीट्स है सब्सक्रिप्शन में जो मिलता है इसी के बेस पे चलते हैं। क्योंकि ये रिकरिंग नेचर का होता है, क्लब को बार बार रिसीव होता है, तो ये हमारी एक रेगुलर इनकम का पार्ट होता है और इनकम में दिखाया जाता है। तो सबसे पहले तो जब हमें रिसीव होता है तो रिसीट पेमेंट में दिखेगा, और फिर रिसीट पेमेंट के बाद अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ दैट रिसीट और पेमेंट यू हैव टू ट्रांसफर इट टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और टू द बैलेंस शीट। ये चीज़ बस केवल ध्यान देनी है। फिर देखो नेक्स्ट, लाइफ मेंबरशिप फ़ी। लाइफ मेंबरशिप फ़ी ये हमारी कैपिटल रिसीट ट्रीट की जाती है, कि जैसे मान लिया किसी मेंबर ने पूरी लाइफ के लिए मेंबर बनना एक्सेप्ट कर लिया, तो वो एक लमसम अमाउंट देगा, एक बड़ी अमाउंट देगा, तो दैट इज़ ट्रीटेड एज लाइफ मेंबरशिप फ़ी। तो लाइफ मेंबरशिप फ़ी जब हमने रिसीव की तो आपकी रिसीट्स में आ गई, और उसके बाद चूंकि ये कैपिटल रिसीट है तो बैलेंस शीट में आपने लायबिलिटीज़ में इसको कैपिटल फंड से जोड़ दिया। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। तो ध्यान दो, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर ये आप घर पे भी करते हैं कि जो पुराने न्यूज़पेपर्स हैं इन सबको बेच दिया जाता है रद्दी में, तो कोई इनसे बहुत बड़ी अमाउंट तो मिल नहीं जाती। तो ये एक मिसलेनियस रिसीट की तरीके आप इसको ट्रीट करते हैं। तो जब हमको ये मिला, जब इन न्यूज़पेपर बेच करके जो भी कबाड़ बेच के पैसा मिला, तो एक तो पैसा मिला तो रिसीट्स में आया, दूसरे चूँकि ये रिकरिंग नेचर का है, जब तक हमारे पास न्यूज़पेपर, पीरियडिकल्स, स्क्रैप ये सब निकलता है हम इसको सेल कर देते हैं, क्योंकि उस कबाड़ को रखने से क्या फ़ायदा। तो जब आप उसको बेचते हैं तो पैसा मिला, और चूँकि वो एक रेगुलर प्रोसेस है, सो इट इज़ ट्रीटेड एज नॉर्मल इनकम ऑफ द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट फिर देखो, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल। अब जो ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल हैं ये भी हमारे सेल होते हैं, तो इसमें जनरली ये भी कबाड़ के फॉर्म में होता है। तो जब ये कबाड़ के फॉर्म में होता है तो इसका भी हमें कुछ एसेट की तरीके, इसको सेल ऑफ एसेट की तरीके नहीं देखते,
तो अभी इसको आप स्क्रैप की तरीके देखते हो तो सिंपल, जब आप इसको बेचोगे तो ये हमें पैसे मिलेंगे और इन पैसों को रिसीट्स में लिखा। इसके अलावा चूंकि ये भी एक रिकरिंग नेचर का है, सेल ऑफ स्क्रैप की तरीके है, तो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इसको इनकम में शो कर देते हो। तो ये हमारा इसका प्रोसेस था और इसको अब हम अगला आपको आगे की चीज़ें बताते हैं। चलिए फिर हमारा नेक्स्ट चालू होता है। ये है पॉइंट नंबर 10, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स। तो जो क्लब ने अपनी जो भी उसके पास डिपॉजिट्स बैंक में थे उसमें से कुछ पोर्शन अगर उसने एफडी करा दिया, फिक्स्ड डिपॉजिट करा दिया, तो फिक्स्ड डिपॉजिट पे हमको जो इंटरेस्ट मिलता है, ये भी जब इंटरेस्ट मिला तो ऑब्वियस है कि रिसीट की तरीके ट्रीट होगा क्योंकि हमको मिला है कुछ। तो रिसीट्स में और उसके बाद चूंकि ये रिकरिंग नेचर का है, ये हमारी फिक्स्ड डिपॉजिट्स पे 3-3 महीने पे, 6 महीने पे या 1 साल में ये मिलता रहता है, तो इसको एज ए रेगुलर इनकम आप इसको इनकम में दिखा देते हो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फिर है हमारा इंटरेस्ट डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट। हमारे कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं, उस पर हमको कुछ इंटरेस्ट मिला या डिविडेंड मिला। ये भी ऑब्वियस है कि हमारा रिसीट है कि हमें पैसा मिला, और ये भी एक रेगुलर इनकम की तरीके ट्रीट किया जाता है और इसको आप इनकम में दिखाते हो। तो इनको बस बार बार खूब रिपीट करना और ध्यान से इसको देखोगे तो हम समझते हैं कि कम से कम इसका जो मेजर पोर्शन है उसको आप अच्छे से कर लोगे और इसमें प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। नेक्स्ट देखो, ये 12th, दिस इज प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो। तो अगर उस क्लब ने या उस एनपीओ ने कोई चैरिटी शो कराया, तो चैरिटी शो में प्रोसीड्स जैसे लिखा हुआ, प्रोसीड्स मतलब मिलना, तो कुछ हमें जो पैसा मिला तो वो मिला तो रिसीट्स, और इसके बाद ये हमारी कैसा है, ये एक रेगुलर इनकम की तरीके दिखाया गया कि ये हमारी क्लब कोई चैरिटी शो या इस तरीके के शोज कराता रहता है, तो रेगुलर इनकम में आपने इसको दिखा दिया। इसके अलावा इन चैरिटी शोज पे एक्सपेंसेस भी होते हैं, तो इस पे जो करस्पॉन्डिंग एक्सपेंस हुए, तो जो आपने एक्सपेंस किए तो वो आपके ऑब्वियस से पेमेंट होगा, तो आप उसको पेमेंट में दिखाओगे और वो पेमेंट दिखाया जाएगा एज एन एक्सपेंडिचर। इसका आप और भी देखते हैं हमको कैसे सवाल दिखते हैं बुक्स में कि हमें जो उससे प्रोसीड हुई तो हम इनकम साइड में चले गए और जो प्रोसीड्स है वो प्रोसीड्स दिखाई गई, और प्रोसीड्स से ही हमने जो उसके करस्पॉन्डिंग एक्सपेंसेस थे वो माइनस करके नेट अमाउंट को आउटर कॉलम में लिख दिया। ये भी एक प्रोसेस होता है, ये भी हम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें सेफ रहना चाहें तो ऐसा भी कि हमको जो चैरिटी शो से मिला वो रिसीट्स में और यहाँ इनकम में, चैरिटी शो के लिए जो आपने एक्सपेंसेस किए वो पेमेंट में और एक्सपेंडिचर में। फिर देखिए नेक्स्ट 13 पॉइंट, सेल ऑफ स्क्रैप। अब जब हम स्क्रैप की सेल करते हैं तो ये भी कबाड़ की बिक्री, तो जो पैसा मिला रिसीट्स और ये किस में ट्रीट किया गया, रेगुलर इनकम की तरीके इसको ट्रीट किया। नेक्स्ट है ग्रांट इन एड। अब हमको बहुत सी ग्रांट गवर्नमेंट से मिलती है, तो गवर्नमेंट हमको या और किसी अथॉरिटी से हमको अगर कोई ग्रांट मिली है तो दैट ग्रांट चूँकि रिसीव हुई, तो जब रिसीव हुई तो ऑब्वियस है कि ये रिसीट पेमेंट में हमारे पहुँचेगा, तो जब पहुँचेगा तो हमारी रिसीट है, रिसीट में दिखाया गया। उसके अलावा ये हमारा किस में ट्रीट होता है, एज एन इनकम ट्रीट किया जाता है और इनकम में इसको दिखा दिया गया। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन स्पेसिफिक फंड या इन्वेस्टमेंट्स, कि अगर हमको इंटरेस्ट या डिविडेंड कोई हमने स्पेसिफिक फंड रख रखा है, जैसे बिल्डिंग फंड या टूर्नामेंट फंड, तो ये फंड का मतलब है कि हमने उस अमाउंट को कहीं इन्वेस्ट कर रखा है, जिसके साथ फंड वर्ड ऐड कर दिया जाता है, तो इट सिग्निफाइज दैट दिस अमाउंट हैज़ बीन इन्वेस्टेड समवेयर। तो जब आपने उसका इन्वेस्टमेंट कहीं कर रखा है तो उससे हमको इनकम होगी, तो हमको उससे या तो ब्याज मिला या लाभांश मिला, डिविडेंड मिला, तो ये भी तो उस फंड को बढ़ाएगा कि आपने कहीं 2 लाख रुपए का कोई फंड बनाया और उस अमाउंट को कहीं इन्वेस्ट कर दिया और उसमें से आपको रिटर्न आया 20,000, तो अब आपका फंड कितने का हो गया, 2,20,000 का, क्योंकि जो इनकम भी तो उस फंड में जुड़ गई। तो ठीक वही बात यहाँ पे है कि जब हमें ये रिसीव हुआ तो रिसीट पेमेंट में तो आना ही है, ये तो ऑब्वियस है। अब जब रिसीट पेमेंट में आ गया, अब इसको कहाँ ले जाया जाएगा, इनकम हम मान नहीं सकते क्योंकि ये रेगुलर इनकम में नहीं आता, बिकॉज इट इज़ रिसीव्ड ऑन स्पेसिफिक फंड। सो जो हम फंड को लायबिलिटीज़ में दिखाते हैं बैलेंस शीट में, उसी में इस इनकम को जोड़ दिया जाता है उस फंड के साथ। तो ये इसका प्रोसेस हुआ, ध्यान देते जाना।
कि ऐसे इसको दिखाओगे। नेक्स्ट है हमारा मिसलेनियस रिसीट्स, यानी हमें बहुत सी कुछ रिसीट्स हुई, उसमें जैसे लॉकर रेंट, हॉल रेंट, ग्राउंड रेंट। अब जैसे क्या है, इन सब क्लब्स के पास बहुत सारी ज़मीन होती है, इनके हॉल होते हैं बड़े बड़े इनके पास, या फिर इनके पास कोई अच्छा ग्राउंड है, तो ये ग्राउंड इनके डिफरेंट सोशल कॉजेज़ के लिए लोग किराए पे ले लेते हैं। शादी की पार्टी हो रही है, बर्थडे पार्टी हो रही है, तो इसमें ये लोग इस अपने हॉल वगैरह को किराए पे उठाते हैं, तो उसका इनको जो पैसा मिलता है तो दैट इज़ रिसीट्स। लॉकर रेंट क्या होता है, क्लब में बहुत सारे मेंबर्स आते हैं, मान लिया कोई स्पोर्ट्स क्लब ही है, तो उन मेंबर्स के लिए उसने बहुत से लॉकर प्रोवाइड कर रखे हैं, जिससे वो लोग स्पोर्ट्स के लिए जो लोग आते हैं, मेंबर्स आते हैं, तो वो लोग अपनी स्पोर्ट्स किट वगैरह उसमें रख सकते हैं, उसके लिए क्लब उनसे चार्ज करता रहता है, तो दैट इज़ लॉकर रेंट। तो ये सब क्लब को मिलने वाली रेगुलर इनकम है। तो वो आप क्या दिखाओगे, रिसीट्स में गया, और रिसीट के अलावा हमारी फिर रेगुलर इनकम में ट्रीट किया गया, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ गया। नेक्स्ट देखो, रेंट अगर हमने रिसीव किया है, ग्राउंड रेंट इफ़ रिसीव्ड, ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि आपने इन चीज़ों को रिसीव किया है। और अगर इसी में मान लिया क्लब को कहीं ज़रूरत पड़ गई कुछ किसी को रेंट देने की, तो क्या होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। वो चीज़ आप पेमेंट वाले में देखोगे कि अगर क्लब ने रेंट पे किया तो क्या होगा, पेमेंट में चला गया और एज एन एक्सपेंस ट्रीट हुआ। तो इतनी बातें थीं, और अभी हम दूसरा इसके बाद में आपको पेमेंट्स के लिए भी काफ़ी बहुत सारे आइटम्स हैं, वो कौन से उसमें आते हैं, अभी आप इसको अच्छे से तैयार करिए और इसमें इसके कॉलम्स देखिए ध्यान से कि कहाँ पे कौन सी अमाउंट गई है, और ये ज़रूर देखो ध्यान से कि आखिर इसमें ऐसा ही क्यों हुआ, क्योंकि या तो वो सबसे पहले रिसीट या पेमेंट कोई उसकी एक्टिविटी रही होगी, उसके बाद अगर वो कैपिटल रिसीट है तो बैलेंस शीट लायबिलिटी में जाना है, और अगर वो रिकरिंग रिसीट है तो उसको इनकम में ट्रीट होना है। तो ये चीज़ें थी, तो इसको ध्यान से करिए और इसकी प्रैक्टिस करिए। अभी हम इसके आगे का दूसरा पार्ट इसका आपको अपलोड कर रहे हैं। ठीक है बालकों, थैंक यू।